गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सब? पीछे तक आ रही है आवाज? ठीक है। तो लास्ट अपनी बात हुई थी क्लोरोप्लास्ट, हो गई थी? ठीक है। तो अपन ने प्लास्टिड की बात करी थी, जिसमें 3 तरीके के प्लास्टिड की अपन ने बात करी थी। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक, उसके बाद क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हरे रंग के लिए जो मेन आपका प्लास्टिड होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट, पौधों में जो हरा रंग है। और उसके अंदर भी मुख्य रूप से जो वर्णक पाया जाता है कौन सा होता है? क्लोरोफिल, पर्णहरित भी जिसको आप कहते हैं। और साथ में और कुछ कैरोटीनॉइड वर्णक भी उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, जिसकी अपन ने डिटेल आगे बात भी करी थी। दूसरा था क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में स्पेशली कैरोटीनॉइड वर्णक होते हैं, जिसमें कि आपके कैरोटीन और ज़ैंथोफिल इसके अंदर पाया जाता है। यानी कि हरे रंग के अलावा जो भी कलर पादप में आता है उसके लिए जिम्मेदार जो आपका रहेगा प्लास्टिड, वो कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट, जिसके अंदर आपको लाइकोपिन वगैरह की बात, चाहे टमाटर में लाल रंग हो, चाहे आपके बीटा कैरोटीन की बात हो गाजर के अंदर, वो सारे ही कैरोटीन लाइकोपिन वो इन्हीं से मिलकर बने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा एक बात और आपको मैंने बताई थी कि जब भी फल कच्चे होते हैं तो उनके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो फल के पकने पर क्रोमोप्लास्ट में रूपांतरित हो जाता है। हरे कच्चे हैं तब हरे हैं, लेकिन पकने के बाद उनका रंग हरा सब फलों का नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद तीसरा था जिसको अपन ने कहा था ल्यूकोप्लास्ट, जिनके अंदर कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता है, वो कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो उसका काम क्या है? फिर भोजन संचय का काम है। और उस आधार पर 3 प्रकार के ल्यूकोप्लास्ट कहे जाते हैं। सबसे पहला अमाइलोप्लास्ट, जिसके अंदर किसका संचय होता है? कार्बोहाइड्रेट। इलायोप्लास्ट, किसका संचय? तेल एवं वसा का, ठीक है। और एल्यूरोप्लास्ट, जिसमें संचय किसका होगा? प्रोटीन का, ध्यान रहेगा, ठीक है। एक आपको इटियोप्लास्ट और बताए थे जो प्रकाश की अनुपस्थिति से संबंधित है ना। उसके बाद अपन ने बात करी, आपको थोड़ा सा याद दिला रहा हूं, कुछ लोग शायद पिछली क्लास में नहीं थे, तो आप जब जाके पढ़ोगे, चाहे ऑनलाइन क्लास देखोगे चाहे पास और नोट देखोगे, तो आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। अगला जो था क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, जिसे अपन मतलब तीनों में से मुख्य है वो क्लोरोप्लास्ट है, हरित लवक है। कई बार क्लोरोप्लास्ट की जगह पे एग्जाम वाला ऑप्शन में प्लास्टिड भी लिख देता है, ध्यान रहेगा, ठीक है, क्योंकि मुख्य जो प्लास्टिड है वो क्लोरोप्लास्ट ही होता है। इसके कुछ समान पॉइंट थे, किससे समान थे? माइटोकॉन्ड्रिया से। 4-5 पॉइंट पहले उन्हीं पर याद दिलाता हूं। सबसे पहला डबल मेम्ब्रेन होता है, ये दोहरी झिल्ली युक्त होता है, ठीक है। दूसरी बात, इसके अंदर 70 एस राइबोसोम होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, ये सेमी ऑटोनोमस अर्ध स्वायत्त होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार द्विरज्जु जो आपका स्वतंत्र डीएनए, नग्न डीएनए इसके अंदर पाया जाता है। उसके अलावा बात करें तो इसके अंदर विभाजन का जो तरीका है वो असूत्री विभाजन, विखंडन, या अपन जिसको बाइनरी फिजन भी कहते हैं, ठीक है। और क्या था समान पॉइंट में? कोशिका के जो अपन ने क्या कहा था? कोशिका के अंदर कोशिका, ये सारी बातें इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा इसमें 2 झिल्ली है, बाहरी आंतरिक, दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को अंतर झिल्ली अवकाश कहते हैं। उसके अंदर के स्थान को, उसके अंदर के द्रव्य को क्या बोलते हैं? सब बोलो, क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्ट्रोमा कहेंगे। और यहां पर जो मुख्य संरचनाएं होती हैं, जिसमें सिक्कों की गड्डी के समान आपके यहां पर ग्रेना होता है, जिसमें एक सिक्के को थाइलेकोइड या लेमेली कहा जाता है, और उस पूरी गड्डी को ग्रेना या ग्रेनम कह देते हैं। और उन गड्डियों को जोड़ने वाले चैनल को क्या कहते हैं? स्ट्रोमा लेमेली या थाइलेकोइड लेमेली अपन कहते हैं। डायग्राम भी हल्का सा अपन ने बनाया था। अब यहां से इसके कार्य पे जो क्वेश्चन आता है, मेन तो ये है कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, ये 2 अभिक्रियाएं जो यहां पूरी होती है, लाइट रिएक्शन, प्रकाशिक अभिक्रिया कहां पर होती है? ग्रेना में। और ग्रेना ऑप्शन में नहीं हुआ था, आंसर थाइलेकोइड देंगे, क्योंकि ग्रेना किससे बना है? थाइलेकोइड से बना है। डार्क रिएक्शन, अप्रकाशिक अभिक्रिया कहां होती है? स्ट्रोमा में होती है। ये चीजें पढ़ी थी शायद, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो अपना कोशिकांग है, छोटे छोटे से हैं जिनकी बात करते हैं, वो है ईआर, अंतःप्रद्रवी जालिका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो और साथ में गोल्जी बॉडी भी, क्योंकि दोनों एक ही डायग्राम में अपन देख पाएंगे। यहां पर जो आपको देखने को मिल रही है ईआर जो है, ये आपको गुलाबी रंग में देखने को मिल रही है, ठीक है, अंतःप्रद्रवी जालिका। और गोल्जी बॉडी जो है यहां पर लगभग पीले ऑरेंज कलर में दिखाई दे रही है। क्लियर है? अब होता क्या है वो बताते हैं कि ईआर जो होती है, सबसे पहली बात, इसे झिल्लियों का तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं?
ऐसा पूछ ले कि किस कोशिकांग को झिल्लियों के तंत्र के नाम से, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स के नाम से जानते हैं, तो आंसर ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी बात इसके लिए जो अपन ध्यान रखेंगे कि ये तीन चीजों से, दोनों गोल्जी बॉडी और ईआर तीन चीजों से मिलकर बनी होती है। सिस्टर्नी, वेसिकल, ट्यूब्यूल। कुछ नलिकाएं जैसी संरचना इसमें है, गोलाकार चीजों को वेसिकल बोला जाता है, और सिस्टर्नी, तीन चीजों से मिलकर ये बनी होती है, दोनों ही, गोल्जी बॉडी और ईआर दोनों ही। अब बात आती है ईआर का मुख्य जो काम है वो दो प्रकार से हो जाता है। एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जिसे कहते हैं, और एक होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। जिन ईआर का वो भाग जहां पर राइबोसोम पाए जाएंगे, जो ये डॉट 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 दिख रहे हैं, ये डॉट डॉट क्या है, आरईआर इसलिए बोला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि इस पर राइबोसोम उपस्थित है और इसका काम होता है प्रोटीन निर्माण में। आपको पूछ ले कि भाई राइबोसोम भी प्रोटीन निर्माण करता है, और एक और कहे तो रफ एंडोप्लाज्मिक भी रेटिक करती है। तो इसमें ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें मेन प्रोटीन का काम कौन कर रहा है, राइबोसोम खुद, उसे प्रोटीन की फैक्ट्री करे। अगर यहां राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो फिर बचा हुआ जिसे अपन कहते हैं स्मूथ, यानी कि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका, जिस पर राइबोसोम डॉट नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो वो वाली होती है स्मूथ, जिसका काम होता है लिपिड का संश्लेषण। ठीक है, तेल कैसा होता है, चिकना होता है, याद रखने के लिए आसान रहेगा। तो लिपिड से संबंधित, वसा से संबंधित जो है वो कौन सी है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगी, जहां पर राइबोसोम अनुपस्थित होते हैं, ध्यान रहेंगे। उसके अलावा आपको पूछ लिया जाए इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, कोशिका के अंदर ही आपको, भाई कोशिका के बाहर के लिए तो कोशिका झिल्ली जिम्मेदार है कि बाहर से सामान अंदर आना है, अंदर से बाहर जाना है, वो कौन सी थी, कोशिका झिल्ली। अपन ने फेगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस की बात करी थी, तो वो जिम्मेदार थी। लेकिन कोशिका के अंदर ही कोई सामान इधर उधर भेजना है तो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम कौन करता है, ईआर, ये लिखा भी है ट्रांसपोर्ट, ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। अंदर इधर से उधर कोई भी सामान भेजना है, ठीक है, तो कौन करेगा, ईआर करती, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करती। ठीक है, तो ये कुछ चीजें अपन ने बात करी, इनको लिखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं, फिर गोल्जी बॉडी पे आ जाएंगे, तो अपन उन्हीं चीजों पर आते हैं। ठीक है, तो मेरे साथ आप नोट कर सकते हो। तो यहां पर अपन हेडिंग लेते हैं ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब मैं ईआर का पूरा नाम नहीं लिखूंगा, ऊपर लिख दिया अपन ने एक बार, है ना।
इनको शॉर्ट में SCR और RER के नाम से अपन जानते हैं। कर लिया नोट सबने? कर लिया नोट? बढ़े आगे? तो ER जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसकी खोज या शब्द दोनों की बात कहें तो वैज्ञानिक एक ही है। इसके अंदर कौन है? पोर्टर। इसे झिल्लियों का तंत्र कहा गया है क्योंकि बहुत सारी झिल्लियों से मिलकर ही बनी है। वैसे इसकी झिल्ली की बात करें तो मैंने लिखवाया नहीं है कि दोहरी झिल्ली युक्त है या एकल झिल्ली युक्त। आप बताओ कौन सी है ये? क्योंकि दोहरी में हमने एक दो ही पढ़े थे जो पढ़ चुके हैं अपन। तो एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, ठीक है। दूसरी बात, झिल्लियों का तंत्र, ठीक है, बहुत सारी आपके यहां पर, क्योंकि ये तीन चीजों से मिलकर बनी है, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल यानी कि नलिकाएं जिनको अपन कह सकते हैं, उनसे मिलकर बनी होती है तीन चीजों से। इनका बात करें अगर ये केंद्रक है और यहां कहीं कोशिका झिल्ली है, जैसे ये केंद्रक है सेंटर में और ये कोशिका झिल्ली है, तो यहां से लेके कोशिका झिल्ली तक ये इस तरीके से फैली रहती है। अगर मैं इस तरीके से डायग्राम में दिखाना चाहूं तो ये कुछ इस तरीके से फैली रहती है, इस तरीके से ER केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। तो ये अपन ने ध्यान रहेगा, ठीक है। उसके अलावा इसमें दो प्रकार हैं जिसमें राइबोसोम उपस्थित हैं। अच्छा, राइबोसोम 70S लिख सकते थे क्या अपन? क्यों भाई 70S होता है क्या? अच्छा, क्यों ER कहां होती है? प्रोकैरियोटिक कोशिका में होती है? नहीं होती है। क्यों नहीं होती? याद कैसे रखें? क्योंकि ये झिल्ली युक्त कोशिकांग है और झिल्ली युक्त कोई भी कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका यानी कि बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है। तो जब ER ही नहीं होगी, ठीक है, प्रोकैरियोटिक, तो प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम, इस पर जोड़ने का सवाल ही नहीं उठता है। 80S क्योंकि ये कोशिका द्रव्य में पाई गई है, तो कोशिका द्रव्य में यूकेरियोटिक सेल में जो राइबोसोम होता है वो कौन सा होता है? 80S। क्या यूकेरियोटिक कोशिका में कहीं पर 70S राइबोसोम होते हैं क्या? कहीं पे होते हैं? होते हैं हरित तवक और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन वो उनके अंदर होते हैं, वो उन कोशिकांग के अंदर होते हैं। कि इस कोशिका द्रव्य के अंदर तो 80S राइबोसोम होंगे जो आपके अगर इस ER पे जहां जहां पर जुड़े होंगे ये रफ वाली बन जाएगी और इसका काम होगा प्रोटीन संश्लेषण करना।
और जहां पर ये जुड़े नहीं होंगे, राइबोसोम अनुपस्थित होंगे, वो स्मूथ वाली और ये लिपिड का निर्माण में काम आएगी। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन दोनों तरीके से भी बनते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करके क्वेश्चन वाली चीजों पे ही चल रहा हूं मैं। ये डायग्राम बनाना चाहो तो याद रह जाए तो भली बना लो, ठीक है। आपको फटाफट मेरे जैसे पेन घुमा दो, यूं कोई ड्राइंग नहीं बनानी है, ताकि आपको हल्का सा ध्यान रहे। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी से संबंधित काम किया, ईआर में कुछ किया होगा तो वो कोई इतना बड़ा काम नहीं होगा, तो अपन उसकी चर्चा नहीं करेंगे। कितने लोग नए हैं जो आज फर्स्ट टाइम है इस क्लास में? 1 2 3 4, ठीक है 5, ओके। बढ़े आगे, सबने कर लिया नोट? ठीक है। इसमें दो चीजें और ईआर से संबंधित और 2-3 चीजें और अपन देख लेते हैं जो क्वेश्चन में आ जाती है और अच्छी हैं, उन्हीं पर आते हैं। तो एक सबसे पहले यहां पर बात करें इसके कार्य से संबंधित। कार्य वैसे अपन बात कर चुके हैं कि इसका काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण भी है जब रफ की बात कर रहे हैं, और जब स्मूथ की बात करें तो लिपिड संश्लेषण, दोनों कार्य यहां से होते हैं। दूसरा मैंने बोला था कि कार्य के रूप में अंतर कोशिकीय परिवहन, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, कोशिका के अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, जिन्होंने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ ली उन्हें तो मैंने शब्द अच्छे से याद करवाया है, ठीक है। सॉरी, अंतरा बोलेंगे, अंतर की जगह अंतरा इसको बोलेंगे, क्योंकि बाकी मैं इंग्लिश का लिखना चाहूंगा इंट्रासेलुलर, कोशिका के अंदर। जब भी इंट्रा शब्द आएगा, ये ब्रीडिंग में पढ़ाया जाता है, अपन बात करेंगे। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट के लिए जिम्मेदार कोशिकांग कौन सा है? ईआर है, ठीक है। दूसरी बात एक बार देख लो, फिर नोट करेंगे इसको, है ना। एक दो चीज देख लो। एक यहां पर बात आता है अंतरजिल्ली तंत्र, अंतरजिल्ली तंत्र ये किन किन कोशिकांग से मिलकर बना है, इस पे क्वेश्चन आ जाता है। यानी कि इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम, इंटर मेम्ब्रेन सिस्टम 3-4 कोशिकांग हैं जो मिलकर ये बनाते हैं अंतरजिल्ली तंत्र, जिसमें ईआर है, गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम है और रिक्तिकाएं यानी कि वैक्यूल है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा अंतरजिल्ली तंत्र का भाग नहीं है, तो इनके अलावा जो ऑप्शन में होगा वो आंसर आप दे दोगे। क्योंकि ये सब मिलके एक दूसरे से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई सामान आपस में आदान प्रदान इनका होता रहता है। तो ईआर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और रिक्तिकाएं चारों मिलकर अंतरजिल्ली तंत्र बनाती हैं, कोशिका के अंदर झिल्लियों का एक तंत्र। क्योंकि बिना ईआर के गोल्जी बॉडी का काम नहीं चलेगा, गोल्जी बॉडी के बिना इसका काम नहीं चलेगा। उसके अलावा एक और यहां पर क्वेश्चन के हिसाब से इंपॉर्टेंट, जिसे अपन कहते हैं साइटोस्केलेटन, साइटोस्केलेटन, ठीक है। इसका मतलब बात करें, जैसे कि अपने शरीर का स्केलेटन है, यानी कि हमारे हड्डियों का ढांचा। आज मैं इस तरीके से सीधा दिख रहा हूं आपको, या आप लोग सीधे बैठे हो, तो अपना वो स्केलेटन है, अपनी रीढ़ की हड्डी है, वो अपने शरीर को सीधा रख रही है, ठीक है। नहीं तो अपने ये हड्डियों का ढांचा नहीं होता तो कोने में कहीं पड़े होते अपन, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कोशिका का भी एक आकार है, वो आकार तभी बना रहेगा जब उसके अंदर का वो ढांचा बना रहेगा। तो क्या क्या चीजें मिलकर कोशिका का स्केलेटन बनाती है? साइटो मतलब कोशिका, स्केलेटन यानी कि उसका ढांचा। तो उसको बनाने वाली चीजें हैं, एक तो ईआर, क्योंकि मैं ईआर पढ़ा रहा हूं तो ईआर की तो बात आएगी ही आएगी। उसके अलावा आती है माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रो या सूक्ष्म नलिकाएं जिनको अपन कहते हैं, सूक्ष्म नलिकाएं, आगे बात आएगी। और एक होती है सूक्ष्म तंतु, माइक्रोफिलामेंट्स, सूक्ष्म तंतु। ये तीन चीजें मिलके कोशिका का स्केलेटन या कोशिका का अंदर की संरचना, उसका आकार बनाने के लिए सहायक है। तो ये दोनों, अब अपन बाद में भूल जाएंगे कि अंतरजिल्ली तंत्र क्या था, तो वो तो उनके कार्य से संबंधित है, एक दूसरे के कार्य में मदद करते हैं। तो वो, और ये इसका ढांचा, उसका आकार बनाने के लिए ईआर के साथ सूक्ष्म नलिकाएं और सूक्ष्म तंतु मिलकर साइटोस्केलेटन बनाते हैं। तो ये इसके कार्य से संबंधित पॉइंट नोट कर लो।
इसको एंडोस्केलेटन भी बोल देते हैं कई बार। सबने कर लिया नोट? बढ़े आगे? शायद हो गया होगा नोट सबका। ठीक है, तो यहां पर बात अगर ज्यादा फेमस चीजों पे आ जाते हैं अगर अपन, तो हमारे लिए क्वेश्चन के हिसाब से सबसे बढ़िया बात एक तो ये पता होनी चाहिए कि ये कहां से कहां तक फैली हुई है। केंद्रक से लेके कोशिका झिल्ली के मध्य तक फैला हुआ कोशिकांग कौन सा है? तो आंसर हमारा ER के लिए होगा। एकमात्र कोशिकांग जो दोनों को जोड़ सकता है, क्योंकि बाहर से सामान आएगा तो अंदर तो पहुंचाएगा कौन? ये अंदर पहुंचाने वाला तो यही है, तभी ये जुड़ा रहेगा तभी तो पहुंचेगा, ये तो अंदर सामान आ ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्वेश्चन के लिए कि भाई RER सभी को पता है राइबोसोम उपस्थित है, इसीलिए रफ है, खुरदुरी है, और जिसपे नहीं है वो चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका है। रफ वाली का काम है प्रोटीन बनाना, जो राइबोसोम का काम ही प्रोटीन बनाना है, और जहां राइबोसोम नहीं है वहां लिपिड निर्माण होगा, ध्यान रहेगा। आगे वाले कार्य जो है वो ज्यादा अच्छे क्वेश्चन के लिए मैं कहूंगा, बाकी सिंपल के लिए मैंने 2-3 पॉइंट टिक लगवा दिए। बाकी ये है वो अच्छा डायरेक्टली क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा कोशिका का एंडोस्केलेटन या साइटोस्केलेटन नहीं बनाते हैं? तो इन तीन के अलावा जो ऑप्शन में होगा वो आंसर आपको देना पड़ेगा, ध्यान रहेगा। ऐसा ही सेम ऊपर के लिए भी। अगला अपन कोशिकांग लेते हैं छोटा सा, जिसका नाम है गोल्जी बॉडी। पहले डायग्राम पे आ जाते हैं, फिर उसकी बात अपन कर लेते हैं। देखो ये पीले ऑरेंज कलर के अंदर जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये है गोल्जी बॉडी का, जिसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी अपरेटस या गोल्जी काय हिंदी में अपन कहते हैं। ठीक है ना, इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है, लेकिन वो केवल और केवल पादपों की गोल्जी बॉडी को कहा जाता है। जंतुओं में गोल्जी बॉडी के लिए शब्द डिक्टियोसोम उपयोग नहीं होता है। उसके अलावा इसे लाइपोकॉन्ड्रिया कह सकते हैं, क्योंकि इसमें लिपिड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए इसे लाइपोकॉन्ड्रिया नाम अगर कहीं आ जाए तो वो गोल्जी बॉडी के लिए, ना कि माइटोकॉन्ड्रिया के लिए, ध्यान रहेगा। अब इसका जो मुख्य काम है वो काम है पैकेजिंग का काम है। क्या काम है? पैकेजिंग का। जैसे क्या होता है कि कोई जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब कर रहा है तो उसका ट्रांसफर होता रहता है अलग अलग राज्यों में। अब क्या होगा कि उसका आजकल अब सामान इतना कौन पैक करे, तो आजकल पैकर्स एंड मूवर्स होते हैं, वो खुद आएंगे आपके घर का सामान पैक करेंगे, तो पैकिंग का काम करेंगे, पॉलीथीन वगैरह सब बढ़िया पैक करके गाड़ी में डालेंगे, आपके वहां ले जाके आपके जो भी मकान है वहां छोड़ देंगे। उसी तरीके से हमारे भी ये दो काम करने के लिए दो चीजें, ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो हमारे पास ER है,
और पैकिंग से संबंधित सारा काम ये क्या करेगा, जो भी फूड मटेरियल है, देखो यहां से कुछ लिखा ही होगा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सिक्रेटरी वेसिकल बडिंग ऑफ, जो भी इसके अंदर भोजन है वो इनके वेसिकल के रूप में बनता है और कोशिका से बाहर निकल जाता है। अच्छा, कोई तरल पदार्थ अंदर आ रहा था तो उसको आपने क्या कहा था, पिनोसाइटोसिस कहा था। क्या कहा था, पिनोसाइटोसिस। और अगर कोई पदार्थ यहां से तरल पदार्थ बाहर निकलेगा तो उसको बोल देंगे रिवर्स पिनोसाइटोसिस, रिवर्स, उल्टा काम हो रहा है। ठीक है, दूसरी बात, इसे सिक्रीशन का काम भी अगर पूछा जाए कि कौन सा कोशिकांग, श्रवण हिंदी में बोलते हैं, सिक्रीशन करने का काम, कोई भी पदार्थ, ठीक है, जैसे आप एक आंकड़े का पत्ता तोड़ा तो उसमें से वो दूध निकला, तो वो क्या हुई, सिक्रीशन। वैसे ही कोशिका से कोई सिक्रीशन होगी तो उसके लिए जिम्मेदार कोशिकांग कौन सा है, गोल्जी बॉडी। ध्यान रहेगा। एक खास बात और, कि गोल्जी बॉडी जो होती है ये जहां पर कोशिका में उपस्थित होता है उसके चारों ओर बहुत कम कोशिकांग पाए जाएंगे, यानी कि इसका एक एरिया हो गया। जैसे सिंपल सा है कि भाई यार ये कहीं बेंच पे कोई एक लड़का बैठ गया तो उसके पास, उसके डर से दो चार तो बैठना पसंद ही नहीं करेंगे, बेंच ही खाली पड़ी रहती हो। वैसा ही ये भी दादा आदमी है। ठीक है, मतलब इसके चारों ओर बहुत कम कोशिकाएं होंगे, या होंगे तो या अनुपस्थित ही होते हैं। और ये जो क्षेत्र जहां पर दूसरे कोशिकांग नहीं होंगे जिसके चारों ओर, उसको बोला जाता है गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। क्या बोलते हैं, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, गोल्जी आधारित पदार्थ। या फिर अपन एक और बोल सकते हैं जोन ऑफ एक्सक्लूजन, इसका ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई भी दूसरा कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है, वो चीज केवल और केवल गोल्जी बॉडी के लिए ये हम लिखेंगे। ध्यान रहेगा। इसको खोज करने वाले वैज्ञानिक है कैमिलो गोल्जी, जिन्होंने उल्लू या बिल्ली दोनों के लिए बोला जाता है, उनके तंत्रिका तंत्र की कोशिका में सबसे पहली बार खोज किया था। तो अपन ने जो चीजें बात करी उनको एक एक करके लिखते हैं। ये किससे बना है वो हमने पहले ही बोल दिया, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल। इसके कार्य की बात आगे आएगी, एक बार इसको नोट करते हैं। अभी आप लिख सकते हो, है ना, साथ में गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय, सब इसी के नाम है। गोल्जी जहां भी नाम में आ रहा है, गोल्जी एपरेटस बोल दो। एपरेटस तो इंग्लिश में यूज करते ही हैं, वो इंग्लिश का ही शब्द है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस। और बात करें यहां पर डिक्टियोसोम, जिसे पादप गोल्जिकाएं भी कहते हैं। इसका निर्माण तीन चीजों से हुआ है जो अपन ने बोली थी, सिस्टर्नी, वेसिकल एवं ट्यूब्यूल। खोज कैमिलो गोल्जी, बस नाम ही ध्यान रख ले, काफी अपने लिए।
ER और हाँ सेम ही, तीन चीजें तीनों दोनों में के निर्माण में उपयोगी है। अपने लिए डिक्टियोसोम शब्द भी अच्छा क्वेश्चन है कि भाई डिक्टियोसोम किस कोशिकांग का नाम है, तो गोल्जी काय का है, और विशेषकर पादपों के अंदर गोल्जी काय को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। बहुत ज्यादा आपको नहीं बता रहा, इनके अंदर मैं बहुत लिमिटेड 4-5 पॉइंट के अंदर ही इन चीजों को करवा रहा हूं, है ना, बहुत ज्यादा अपन नहीं पढ़ेंगे इनको डिटेल में, बाकी इनके काफी मैटर होता है, पर अपने काम से संबंधित जो एग्जाम में क्वेश्चन बने या बन सकते हैं उतने पे ही बात करेंगे। सबने कर लिया नोट? कितने लोग नोट कर रहे हैं? हेलो, हो गया नोट? अबे तो तीन चीजें अपन ने बात करी है। सबसे पहले निर्माण, तीनों चीजों से मिलकर जो सेम ER के बनाने में काम आई। खोज करने वाले नाम, उन्हीं के नाम पर गोल्जी बॉडी इसका नाम रखा गया, कैमिलो गोल्जी ने इसको खोज किया था, ठीक है। और गोल्जी आधारित पदार्थ वो होता है जिसके, यानी कि उसका वो क्षेत्र जिसके चारों ओर कम से अन्य कोशिकांग अनुपस्थित या कम पाए जाते हैं, ठीक है। आगे बात आती है इसके कार्य, जहां पर क्वेश्चन ज्यादा पूछने की संभावना रहती है, जो अपने लिए अच्छा बात आता है। सबसे पहला कार्य जो रहेगा पैकेजिंग, कोशिका में पैकेजिंग से संबंधित जो कोशिकांग है, पैकिंग से संबंधित जो कोशिकांग है, ठीक है। दूसरा, श्रवण से संबंधित कोई भी पदार्थ कोशिका से बाहर आता है, यानी कि इंग्लिश में श्रवण को सीक्रेशन कहा जाता है, सीक्रेशन का कार्य। उसके अलावा हमने कोशिका भित्ति में मिडिल लेमेला पढ़ी, मध्य पटलिका पढ़ी क्या कि नहीं पढ़ी? तो उसका निर्माण भी कौन करता है? यही करेगा। बाकी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ज्यादा इसके कार्य पे नहीं जा रहा हूं। अपने जितने काम की चीजें अपन याद रख सकें वो इंपॉर्टेंट है। श्रवण वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तीनों इंपॉर्टेंट। पैकिंग वाला क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, तो 2-3 कार्य जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको लिखवा रहा हूं। सर अगर कभी प्लांट ब्रीडिंग का कोई डाउट आए तो इस क्लास में पूछ सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन प्रयास करें क्लास के एंड में आप डालें ताकि मैं पढ़ के उसको आपको क्लास के एंड में एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। मध्य पटलिका के अलावा एक और थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कोशिका भित्ति के निर्माण से संबंधित जो है, कोशिका भित्ति के निर्माण में जो भी चीजें चाहिए वो भी इनका भी के निर्माण से संबंधित भी यही कोशिकांग है। हाँ, किसको? प्रोटीन का परिपक्वन मतलब क्या कहें पर इंग्लिश में? बहुत सारी चीजें इसमें भी, जैसे प्लाज्मोडेस्माटा वगैरह भी करता है। कार्य पे अपन ज्यादा नहीं जा रहे हैं, जितना अपने काम आए। वैसे ही आपके डिटेल क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता है, आप टेस्ट एक आध आएगा आपका सेल बायो का, आपको आइडिया लगने लग जाएगा कि क्या क्लास में पढ़ा और क्या आपको एग्जाम्स में मिलने वाली चीजें हैं, तो वो बहुत इजीली आप कर भी लोगे। तो मैं आपको बिल्कुल ज्यादा मैटर में नहीं ले जाना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके जैसे आते वो सारे अपन कवर कर देंगे, ठीक है ना। बाकी ये बड़ा लंबा टॉपिक है, मैं उसमें ज्यादा लंबे में नहीं जाना चाहूंगा। कर लिया नोट सबने? ध्यान रहेगा गोल्जी बॉडी जो ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा, गोल्जी बॉडी या वो ER? तो पैकिंग कौन करेगा? ठीक है, पैकिंग करने के बाद सामान बाहर भी तो भेजेंगे कोशिका से, तो बाहर निकलेगा तो श्रवण कौन करेगा? सिक्रीशन कौन करेगा? गोल्जी बॉडी। तो कुछ उसी तरीके से चीजें जोड़ के याद रखेंगे तो आसानी से याद रह जाएगी। बढ़े आगे, ठीक है। अगला अपन कोशिकांग ले रहे हैं जिसको कहते हैं लाइजोसोम लयनकाय, ठीक है। छोटी सी, उसकी भी ज्यादा लंबी बात नहीं करेंगे। आपको यहां पर लाइजोसोम, और ये थोड़ा सा दिख भी जाएगा हल्का सा इसमें, ये तो गोल्जी बॉडी और इन्हीं का है। ये देखो ER आपको दिखाई दे रही है इधर, ठीक है। ER से जो पदार्थ आया, देखो उस चीजों को थोड़ा सा जोड़ते हैं जो अपन ने पढ़ा। ER से जो पदार्थ आया उसको पैकिंग किसने किया?
गोल्जी बॉडी में, और पैकिंग करके बाहर रवाना कर दिया। तो ये सिंपल सा अपना चीज था। ये लाइसोसोम है, जिसमें मेन चीज इस डायग्राम में जो मुझे बतानी है, एंजाइम की थैली, बैग ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम की थैली के नाम से किस कोशिकाओं को जाना जाता है? लाइसोसोम लायन का है, वो भी अपन बात करेंगे। इसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जो जल की उपस्थिति में किसी पदार्थ को तोड़ना हो, तो ऐसे एंजाइम को आप एंजाइम पढ़ोगे बायोकेमिस्ट्री में, उन्हें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोला जाता है। जल अपघटन, क्या रही हिंदी में बोलूंगा मैं, जल अपघटनकारी एंजाइम, ठीक है ना, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो जल की उपस्थिति में किसी पदार्थ को तोड़ते हैं। जैसे बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम होंगे, कुल मिला के हाइड्रोलाइसिस एंजाइम पूछा जाता है, कौन से एंजाइम इसमें पाए जाते हैं, तो हाइड्रोलाइसिस। बहुत सारे एंजाइम होते हैं, एंजाइम की थैली भी इसको कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात, इसमें लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी है, तो ये प्रोटीन भी इसमें दिखाई है और लिपिड भी इसके अंदर है। झिल्ली की बात करें, एकल झिल्ली है, अपन पहले लिख चुके हैं कि कैसी झिल्लियां किसमें पाई जाती, लिख रखा पहले अपन ने, ठीक है। दूसरी बात, इसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला जाता है, इसे कोशिका की आत्मघाती थैली, सबने पढ़ा है, ठीक है, सुसाइड बैग ऑफ सेल, ठीक है। मतलब इसके अंदर क्या होता है, ये एंजाइम से भरी हुई ये थैली है। अब वो एंजाइम्स क्या होता है कि कई बार कोई कोशिका पुरानी हो गई, ठीक है, तो उस पुरानी कोशिका को खत्म तो करना पड़ेगा, ठीक है। आप देखो पत्ता है, वो गिर जाता है कभी पेड़ से, तो किसी न किसी तरीके से तो उसकी कोशिकाएं खत्म हुई है, तब जाके वो गिरा, नहीं तो वो तो ताजा बना रहता। तो होता क्या है कि इसके अंदर एंजाइम है बहुत सारे, तो एक टाइम ये आता है कि इसके अंदर ऑटोलाइसिस हो जाता है। लाइसिस मतलब किल करना, तोड़ना, खत्म करना, ठीक है। तो ये क्या करता है, खुद को, ऑटो मतलब खुद को, और यहां पर सेल डाइजेशन, कोशिका का पाचन करने वाला कोशिकांग यही है। और वो जो लाइसोसोम, बहुत सारे लाइसोसोम एक साथ फटेंगे तो कोशिका भी डैमेज हो जाती है, कोशिका भी मर जाती है, इसीलिए इसे कहा गया आत्मघाती थैली। आपने सुना होगा सुसाइड बॉम्ब, आदमी आया बम लगे, मैं क्या बोलते हैं इसे, कि हम तो डूबेंगे सनब, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये भी उसी जात का है, ठीक है, उसी तरीके का इसका सिस्टम है कुछ। तो बड़ी सिंपल सी बात, यहां पर लाइसोसोम की गिनी चुनी चीजें अपन बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं लयन का है लाइसोसोम, आप नोट कर सकते हैं। जो काम की जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं पे आऊंगा। सबसे पहले एंजाइम की थैली के नाम से, बैग ऑफ एंजाइम, इसे ही कहा जाता है। और कौन से एंजाइम इसके अंदर होंगे, हाइड्रोलाइटिक, यानी कि जल अपघटनकारी, जिसको अपन बोलेंगे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। जैसे न्यूक्लियस एंजाइम है तो वो न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रक अम्ल को तोड़ने वाले, प्रोटीएज एंजाइम है वो प्रोटीन को तोड़ने वाले, अमाइलेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले, लाइपेज एंजाइम है वो लिपिड को तोड़ने वाले, और सब किसकी, जल की उपस्थिति में तोड़ते हैं, ठीक है। इसका हिंदी नाम भी लिख देता हूं, जल अपघटनकारी एंजाइम। कुछ उदाहरण भी आपके ध्यान रह जाए, वैसे तो बहुत सारे एंजाइम होते हैं इसके अंदर, कुछ उदाहरण के तौर पे इसमें लिख देता हूं कौन सा एंजाइम है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रक अम्ल डीएनए आरएनए को तोड़ने वाले एंजाइम, लाइपेज यानी कि लिपिड यानी कि वसा को तोड़ने वाले एंजाइम, प्रोटीएज जिनके सबके नाम के पीछे क्या आ रहा है, एज मतलब ये एंजाइम है, अमाइलेज या कार्बोहाइड्रेक्सिलेज भी कहते हैं, तो अमाइलेज कहते हैं। तो ये इनसे अपने को देखो थोड़ा सा दिमाग अगर अपन लगाएं तो हल्का सा याद भी रह जाएगा कि एंजाइम का काम क्या है। न्यूक्लिएज मतलब न्यूक्लिक एसिड यानी कि केंद्रक अम्ल यानी कि डीएनए आरएनए को तोड़ने वाले एंजाइम, लाइपेज मतलब लिपिड को तोड़ने वाले, प्रोटीएज मतलब प्रोटीन को तोड़ने वाले, अमाइलेज अभी हमने पढ़ा था, अमाइलोप्लास्ट पढ़ा था ना ल्यूकोप्लास्ट में, तो वो कार्बोहाइड्रेट से संबंधित थे, तो ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले तो अमाइलेज एंजाइम कहते हैं। कोशिकीय पाचन, कोशिका का
के अंदर, कोशिका में डाइजेशन से संबंधित, कोशिका में पाचन से संबंधित कोशिकांग अगर है तो वो कौन सा है? आपका लयन का है, क्योंकि इसके अंदर ओटोलाइसिस होता है, ओटोलाइसिस, और इसीलिए इसे कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है, कोशिका की आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग। तो ये दोनों चीजें क्वेश्चन में लयन काय से संबंधित है, जो आने की संभावना ज्यादा रहती है। तो मैं उन्हीं चीजों पे आ रहा हूं, ज्यादा डिटेल नहीं बता रहा हूं आपको। कर लिया नोट सबने? इन दोनों पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं? एंजाइम की थैली और आत्मघाती थैली दोनों एक ही चीज को बोला गया है। ओटोलाइसिस मतलब, लाइसिस मतलब समाप्त करना, नष्ट करना, ओटो मतलब खुद को नष्ट करने वाली, इसलिए ओटोलाइसिस बोला गया है। ठीक है ना? आप लिख देना ना, स्व अपघटनकारी, स्व अपघटनकारी मतलब खुद को ही तहस नहस, खुद को ही तबाह कर दे। कर लिया नोट? बढ़े आगे। एक अपन ने पीछे गोल्जी बॉडी की बात करी, उसके लिए एक अच्छा क्वेश्चन और मुझे याद आ रहा है, जो कई बार पूछते हैं, मिडिल मैन ऑफ सेल, कोशिका का मिडिल मैन किसे कहा जाता है? गोल्जी बॉडी को कहते हैं। एक पॉइंट वहां पर आप जरूर उसमें जोड़ लें, कहीं पर कार्य से ऊपर कहीं लिख लें, या जहां नाम लिखा वहीं लिख लें कि कोशिका का मिडिल मैन, हाँ, कोशिका का मिडिल मैन किसे कहते हैं? तो गोल्जी बॉडी। क्यों कहते हैं कोई नहीं पूछ रहा, वैसे तो हमें पता है कि मिडिल मैन क्यों कह रहे हैं। जो काम ईआर ने दिया इसको, ये बस एक सामान इधर से उधर दे रहा है, ईआर ने दिया, इसने पैक किया, बाहर पहुंचा दिया, तो मिडिल मैन हो गया। मिडिल मैन मतलब हमारे हिंदी में बोले तो दलाल, समझ गए? ब्रोकर। ठीक है? आपके मंडी में जाते हो गेहूं लेके, गेहूं तो किसान का, दलाल ने बीच में सौदा कराने में ही कमा लिया। वैसे हमारा मिडिल मैन है, बहुत बड़ा इसने उपाधि ले ली, पर इसने किया क्या? इधर से उधर सामान को पहुंचाया। ध्यान रहेगा, कोशिका का मिडिल मैन के नाम से जाना जाने वाला कोशिकांग। बढ़े आगे? सबने कर लिया नोट? चलो, तो ये छोटे छोटे से हैं, तो इतनी ज्यादा डिटेल पे नहीं ले जा रहा हूं मैं इनमें, और आपके क्वेश्चन वाली बातें लगभग सारी यहीं पे पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक बात ध्यान रखें कि जो अगला एक छोटा सा 2-3 पॉइंट में जो है रिक्तिकाएं, जिन्हें वैक्यूल्स कहते हैं, रिक्तिकाएं जो होती हैं वो आपके बड़ी और अच्छे से स्पष्ट रिक्तिकाएं पादप कोशिका में होती है, जंतु में किसमें होती है? पादप कोशिकाओं में। कई बार तो ये भी कह सकते हो कि जंतु कोशिकाओं में न के बराबर या अनुपस्थित भी मान लेते हैं रिक्तिकाओं, लेकिन बड़ी जो कोशिका का लगभग 90% जगह रिक्तिकाएं घेर के रखी है। तो ये बड़ी वाली रिक्तिकाएं आपको यहां पर देखने को मिलती है पादपों के अंदर। रिक्तिकाओं से संबंधित 3 क्वेश्चन है जो हमारे एग्रीकल्चर के एग्जाम में बड़े फेमस हैं। तीनों पर अपन आते हैं, तीनों को पहले समझ लेते हैं, बड़ा आसान सा है। सबसे पहला, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं आपके, या इसके शब्द देने वाले वैज्ञानिक है स्पेलेंजानी। कौन है? एक गाना सुना होगा, जानी ने रो रो के समंदर भर दिए, है ना? तो स्पेलेंजानी याद रखेंगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप जब पेपर सोल्व करोगे पुराना, तो आपको क्वेश्चन मिलेगा कि वैक्यूल यानी रिक्तिकाओं की झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? टोनोप्लास्ट। हमारे एग्रीकल्चर वालों का फेवरेट क्वेश्चन है। तीसरी बात, रिक्तिकाओं के अंदर भरे हुए रस को क्या कहा जाता है, या अंदर भरे पदार्थ को क्या कहते हैं? कोशिका रस। ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि यार कोशिका के अंदर रस को कोशिका रस बोलना चाहिए, नहीं,
ये एक्चुअली क्या होता है कि रिक्तिका जो है वो हमारे घर का स्टोर रूम है, जो सामान काम नहीं आ रहा सब उसमें ठूस दो। ये हमारी रिक्तिका भी वो स्टोर रूम है, एक्स्ट्रा जो भी पड़ा है, जो वेस्ट है, सब कुछ रिक्तिका में पड़ा रहता है। तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, कुल मिला के कहा जाए यहां तो क्या बोला इसके लिए कि इसके अंदर का जो बड़ा पदार्थ कोशिका रस कहलाता है। तो तीन ही चीज इसके अंदर अपन लिखेंगे, उस पर फटाफट से साथ में लिखेंगे। रिक्तिका यानी कि वैक्यूल, वैक्यूल्स। इसका एक कार्य अपन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ा है अपन ने पढ़ा है इसका अंतरझिल्ली तंत्र में ईआर, गोल्जी बॉडी, लयनकाय और रिक्तिकाएं सब पढ़ा है ना। अंतरझिल्ली तंत्र, वैक्यूल्स। सबसे पहली बात, खोज एवं शब्द की बात करें, वैज्ञानिक जिस पर क्वेश्चन आप पूछा गया अपने, तीनों जो क्वेश्चन बता रहा हूं तीनों कई बार आए हैं। स्पेलेंजानी, इसकी स्पेलिंग इंग्लिश में ज्यादा अच्छे से ध्यान रहेगी, फिर भी हिंदी भी लिख देता हूं। किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा, अभी आंसर देते हैं, ठीक है ना। एक बार ये 2-3 पॉइंट नोट कर लेते हैं। रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट, ये तो आपके क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है टोनोप्लास्ट पे। रिक्तिका के अंदर का द्रव्य कोशिका रस, सेल सेप इंग्लिश में कहते हैं। जिनको इंग्लिश की जरूरत लगे वो लिख सकते हो, मैं कई बार लिख देता हूं शब्द आपके लिए। कई बार अपन ने क्या इंग्लिश का शब्द सुना हुआ होता है। ये क्या लिखा है इसको भी अपन एक्सप्लेन करेंगे। ईआर का मतलब आपको भी पढ़ाया है, जीबी मतलब गोल्जी बॉडी, और लयन का, ये तीनों का आपस में क्या संबंध है वो भी बताते हैं। ये ऐसा कैसा आप नोट करो भी, फिर बताता हूं। सबने कर लिया नोट? एक बार नोट कर लें, फिर एक क्वेश्चन है उसको भी डिस्कस करते हैं, फिर इसकी भी बात करते हैं। कितने लोग नोट कर रहे हैं? हो गया लगभग, है ना। एक तो पहले अपन ने जो लिखा उसकी चर्चा करके फिर बात करते हैं। किसी ने रिक्तिका के लिए तीनों शब्द, तीनों पॉइंट याद रह जाएंगे। वैज्ञानिक एक ही याद रखना, चाहे खोज कहो चाहे शब्द कहें। स्पेलन जानी, अलग अलग वैज्ञानिक केवल माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े अपन ने, बाकी अलग अलग वैज्ञानिक शब्द किसने दिया, खोज किसने करी, वो अपन अलग अलग किसी में नहीं पढ़ा। एक कोशिकांग एक वैज्ञानिक याद रख रहे हैं, ठीक है। रिक्तिका की झिल्ली टोनोप्लास्ट ध्यान रखना है, और अंदर का द्रव्य कोशिका रस कहलाएगा। अब यहां पर एक डिब्बे में अपन एक चीज लिखी है, और यहां से अपने को याद रहेगा कि ईआर का निर्माण, सॉरी गोल्जी बॉडी का निर्माण करने वाला कोशिकांग कौन सा है, ईआर, और लाइजोसोम लयनकाय का निर्माण करने वाला कौन है, गोल्जी बॉडी। यानी कि यूं समझ लो दादाजी, पिताजी न पोते, ठीक है, ग्रैंडफादर, फादर और, ठीक है, तो याद रह जाएगा।
ER गोल्जी बॉडी लैन का है, इसका निर्माण ये करेगा, उसका निर्माण ये, इस तरीके से क्रम है। इसलिए अपन ने इनके निर्माण का कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि लैन का इनका निर्माण कौन सा कोशिकांग करेगा, तो हम इस क्रम को याद रख लेंगे, ध्यान रहेगा। ठीक है, आगे एक जो किसी ने पूछा है उस पे आते हैं। अपन ने एक पढ़ा फेगोसाइटोसिस, ठोस पदार्थ को कोशिका अंदर ग्रहण करती है। ठीक है, कोशिका का भोजन अब आ जाएगी आवाज आपको, और आपका जो डाउट था उसको मैं एक बार और बता देता हूं। किसी ने क्वेश्चन पूछा था और वो क्वेश्चन का क्या था उस पर थोड़ी सी बात करें कि सर फेगोसाइटोसिस क्या होता है। कोशिका के अंदर से बाहर से कोई भी पदार्थ अंदर आ रहा है, उस प्रक्रिया को कहेंगे फेगोसाइटोसिस, और वो किसके माध्यम से होगी, कोशिका झिल्ली के माध्यम से अंदर आएगा, बाकी नहीं आ सकता है। तो फेगोसाइटोसिस से संबंधित जो संरचना है वो कोशिका झिल्ली, और कोशिका के अंदर पाचन से संबंधित ऑटोफेगी, खुद को खा जाए, किसी दूसरे को खा जाए, हेट्रोफेगी, इस तरीके से अलग अलग। देखो मैंने ज्यादा नहीं बताया, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, टर्शियरी लाइसोसोम सब होता है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में जो आए हम उतनी ही बात आपको बता रहे हैं। बाकी तो टॉपिक लंबे लंबे, लेकिन हम उसको शॉर्ट में लेके चल रहे हैं। तो आपका जो डाउट है उसको क्लियर है, फेगोसाइटोसिस अंदर आना और अंदर उसका पाचन होना, हमारा जो कहेंगे कि पूरी खत्म कर दे, तब तो हमने ऑटोलाइसिस भी बोला था, और केवल खा जाए तो ऑटोफेगी। क्लियर है बात? आज के लिए इतना ही, इससे आगे की बात अगली क्लास में। थैंक यू।